तो कोरोना के मुश्किल दौर में मुश्किलों से निपटने के लिए आज भी कई बड़े ऐलान किए गए हैं। योगी आदित्यनाथ इस पर कुछ कह रहे हैं, सीधे लिए चलते हैं आपको वहीं। नमस्कार, मैं आभारी हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय वित्त मंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि वैश्विक महामारी कोरोना के संकट से उभारने के लिए देश के हर वर्ग के कल्याण के लिए जिस प्रकार के पैकेज घोषित हुए हैं, यानी लॉकडाउन के तत्काल बाद 1,70,000 करोड़ रुपए का गरीब के लिए, गांव के लिए, किसान के लिए जो पैकेज था, उसके बाद तीसरे चरण के लॉकडाउन के समापन होने के साथ ही जो पैकेज 20 लाख करोड़ रुपए का आया है, ये वास्तव में एक आत्मनिर्भर और स्वावलंबी भारत निर्माण की दिशा में उठाया गया एक बहुत बड़ा कदम है। पहले दिन एमएसएमई और पावर सेक्टर को मजबूत बनाने के लिए जिस प्रकार की घोषणाएं हुई, वह भारत की वास्तविक ताकत है। लोकल को ग्लोबल बनाने की ताकत को आगे बढ़ाने का ही एक अगली कड़ी है। कल फेरी नीति से आच्छादित होने वाले ठेला, रेहड़ी, खोमचा, पटरी व्यवसायी के साथ साथ माइग्रेंट लेबर को फोकस करते हुए जो घोषणाएं हुई हैं, और आज भारत जैसे कृषि प्रधान देश में भारत के किसानों को ध्यान में रख करके जो घोषणाएं हुई हैं, 1 लाख करोड़ रुपए के कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करने और उसके माध्यम से कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर को एक नई दिशा देने की दिशा में उठाया गया एक कदम है। पशुपालन के लिए, मत्स्य पालन के लिए, मधुमक्खी पालन के लिए, और जिसको लेकर के हम लोग वास्तव में बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे, हर्बल खेती, और वह भी गंगा किनारे के तट पर। गंगा मैया देश के अंदर गंगोत्री से लेकर के गंगा सागर तक 2500 किलोमीटर की यात्रा तय करती है। इसमें से 1000 किलोमीटर उत्तर प्रदेश के अंदर तय करती है। तो स्वाभाविक रूप से हम लोगों ने अभी पिछले दिनों नमामि गंगे परियोजना के परिणाम स्वरूप आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो महत्वाकांक्षी योजना रही है, नमामि गंगे परियोजना, उस परियोजना की सफलता के परिणाम स्वरूप गंगा जी की अविरलता और निर्मलता में जो व्यापक परिवर्तन आया है, इसके लिए व्यापक जागरूकता के लिए हम लोगों ने एक गंगा यात्रा, नमामि गंगे यात्रा का आयोजन किया था। और नमामि गंगे यात्रा का उद्देश्य था कि गंगा जी के प्रति सनातन आस्था को और पुष्ट करने के साथ ही हम गंगा किनारे इस प्रकार की एक्टिविटी को बढ़ावा दें जो आस्था के साथ साथ अर्थव्यवस्था को भी मजबूती प्रदान कर सकें। और आज वह पैकेज भी घोषित हुआ है। जब गंगा किनारे हर्बल खेती, 25 लाख एकड़ क्षेत्र में हर्बल खेती के साथ साथ प्लांटेशन देने की एक बड़ी कार्य योजना को मैंने अभी पिछले सप्ताह ही वन विभाग के साथ एक बैठक की थी, वन और उद्यान विभाग के साथ में, और बैठक में फोकस का बिंदु हमारा यही था कि एक दिन में 25 करोड़ वृक्षारोपण हम करेंगे। और गंगा जी के किनारे हम लोग एक दायरे को ले रहे हैं। किसान, गंगा जी के किनारे के तटवर्ती क्षेत्रों का जो किसान है, अगर वह किसान अपने खेत के मेड़ में फलदार वृक्ष लगाता है तो हम उसको निःशुल्क पौध देंगे। अगर वह अपने खेत पर पूरी तरह फलदार वृक्ष लगाता है और जैविक पद्धति से इसे आगे बढ़ाता है, तो 3 वर्ष तक उसे हम हर महीने कुछ न कुछ एक निश्चित राशि उपलब्ध कराएंगे। और मुझे लगता है ये हमारे लिए एक नई ताकत होगी, नमामि गंगे परियोजना की सफलता के लिए भी और हर्बल खेती को बढ़ावा देने के दृष्टि से भी, क्योंकि देश के अंदर सबसे अच्छा जल संसाधन हमारे पास है।
गंगा मैया हमारे पास है, यमुना मैया हमारे पास है, सरयू जी हमारे पास है, राप्ती नदी हमारे पास है, और भी ऐसी तमाम छोटी बड़ी नदियां हमारे पास हैं। गोमती नदी हमारी राजधानी से होकर के जाती है। इन सभी के पुनरुद्धार के साथ ही यहां पर हर्बल खेती और प्लांटेशन, जैविक पद्धति से प्लांटेशन को आगे बढ़ाने का कार्य होगा। पशुपालन की दिशा से भी एक बड़ा कार्य आगे बढ़ा है, बढ़ाने का पैकेज आज की उसमें घोषित हुआ है। खासतौर पर पशुपालन और डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो घोषणा हुई है, एमएफडी के लिए जो खुरपका मुंहपका रोग था, इसको पूरी तरह समाप्त करने के लिए 13,000 करोड़ रुपए की एक योजना देश के अंदर 53 करोड़ मवेशियों के लिए टीकाकरण की एक व्यापक कार्य योजना को लेकर के पशुपालन क्षेत्र के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो हुआ है, भारत में जो दूध होगा, दूध का उत्पाद होगा, ये दुनिया के मार्केट में जा सकता है। इस दिशा से आज का ये घोषणा देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था और देश की कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को एक नई ऊंचाइयों को प्रदान करने वाला है। उत्तर प्रदेश देश का सर्वाधिक कृषि बाहुल्य क्षेत्र रखता है और देश के अंदर सबसे समृद्ध जल संसाधन और कृषि संसाधन की दृष्टि से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में देश के अंदर अगर हम देखें तो अकेले उत्तर प्रदेश से 2 करोड़ 34 लाख किसान इस योजना से लाभान्वित होते हैं। और मेरा मानना है कि यह एक बहुत महत्वपूर्ण पैकेज है, स्वागत योग्य कदम है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय वित्त मंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि निश्चित ही कोरोना संकट से उभारने और कृषि आधारित भारत की अर्थव्यवस्था को एक नई ऊंचाइयों तक वैश्विक स्तर पर पहुंचाने में इस प्रकार के पैकेज की एक बड़ी भूमिका होगी। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। हम ये कह सकते हैं कि आज के पैकेज से निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश को एक बड़ा लाभ मिलेगा। आप हालांकि बहुत कुछ वही काम कर रहे हैं जो आप लोग को ऑलरेडी केंद्र सरकार ने आज घोषणाएं करी हैं। हाँ, देखिए, ये हमारे लिए एक नई ताकत है, ये हमारे लिए एक नई ताकत है। कल में देखिए 3 दिन के पैकेज में आपने देखा होगा कि देश के अंदर उस तबके को टच किया जा रहा है जो आजादी के बाद से अपने को उपेक्षित महसूस करता था। इस देश की जो ताकत थी, खासतौर पर हम जब उसकी बात करते हैं, जिसने देश की अर्थव्यवस्था को विपरीत परिस्थितियों में एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया था, एमएसएमई सेक्टर, यह हमारी सबसे बड़ी ताकत थी देश की और उत्तर प्रदेश की भी। यह उपेक्षित हुआ, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 में जब मेक इन इंडिया की बात की तो उस मेक इन इंडिया के आधार में कोई था तो एमएसएमई सेक्टर को एक नया डोज देने का था। और ये पैकेज जो 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज है, इसने एमएसएमई सेक्टर को, पावर सेक्टर को, हमारे छोटे छोटे उन व्यवसायियों को जो पटरी में ठेला, खोमचा, रेहड़ी लगा करके अपना काम किसी प्रकार से आजीविका चलाता था, कल उसको जिस प्रकार की घोषणा की है 10,000 यानी उसको 10,000 रुपए तक का लोन की सुविधा उसको उपलब्ध की है आसान किस्तों पर, और बहुत आसान उस पर उसको ब्याज दर पर उसको देने की व्यवस्था की है। इसी प्रकार से प्रवासी मजदूरों के लिए देश के अंदर आप देख रहे होंगे कि अब तक अकेले उत्तर प्रदेश में 12-12.5 लाख से ज्यादा प्रवासी जो कामगार और श्रमिक अकेले उत्तर प्रदेश में आया है। और आने वाले दिनों में जिस प्रकार की संख्या हमारे सामने आई है, ये 22 से 25 लाख तक पहुंच सकती है। इन सब को सहायता देने के क्रम में 2 महीने तक फ्री में राशन मिलने, इनकी आवासीय सुविधा का समाधान देश में करने के लिए, इनको अन्य तमाम प्रकार की सुविधाएं देने के लिए भी जो कदम उठाए गए हैं। और आज कृषि है, पशुपालन है, मत्स्य है, डेयरी है, आपका जो है हर्बल खेती के लिए गंगा जी के किनारे 25 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में हर्बल की खेती को बढ़ावा देने के साथ साथ अन्य तमाम उसमें, यानी कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं तो भंडारण का एक बड़ा उसमें योगदान होता है। उसकी क्षमता को वृद्धि करने की दिशा में प्रोत्साहन एक बहुत बड़ा कदम है।
और सचमुच मेरा मानना है भारत की कृषि आधारित अर्थव्यवस्था के लिए यह पैकेज एक बहुत महत्वपूर्ण उठाया गया कदम है। यह मील का पत्थर साबित होगा भारत की अर्थव्यवस्था को, भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाने में और एक स्वावलंबी भारत बनाने में इस पैकेज की एक बहुत बड़ी भूमिका होगी। सर, आपने बात करी प्रवासी मजदूर जो आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं, हम देख रहे हैं, तो जो लोग ट्रेन से आ रहे हैं या बसेस में आ रहे हैं उनकी तो मॉनिटरिंग हो रही है, उनकी नंबरिंग भी हो रही है, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पैदल चले आ रहे हैं, साइकिल में चले आ रहे हैं, रिक्शे में चले आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं, तो उनकी मॉनिटरिंग कैसे करेंगे? कितना बड़ा चैलेंज है। हालांकि आपने अधिकारियों को इसके लिए निर्देशित भी किया है, लेकिन क्या कोई जिम्मेदारी भी तय होगी इसके लिए? देखिए, मैं वास्तव में इसको लेके बहुत चिंतित हूं और आज से नहीं मेरी चिंता है। माइग्रेंट लेबर जब से चलना प्रारंभ हुआ है, खासतौर पर जब लॉकडाउन प्रारंभ हुआ था, पहले ही चरण में 27-28 मार्च को दिल्ली से और हरियाणा से माइग्रेंट लेबर वहां से जब अपने घरों के लिए रुख किया था, हम सबके सामने एक संकट आया था। लेकिन तत्काल हमने उस समय उनके लिए व्यवस्था की। हमारे पास 10,000 उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसेज हैं। हमने दिन रात इनको लगा करके उन सबको उनके घरों में होम क्वारंटाइन में पहुंचाने का कार्य किया। वह संख्या उस समय 4 लाख के आसपास थी। इसके बाद जो हमारा लॉकडाउन का दूसरा चरण चला है उसमें कोई बहुत समस्या नहीं आई, लेकिन तीसरे चरण में अचानक अलग अलग देश के हिस्सों से मजदूरों ने अपने घरों की तरफ रुख किया और उत्तर प्रदेश राज्य की आबादी स्वयं में बहुत बड़ी है, 23 करोड़ की आबादी हमारी है और प्रदेश की हमारी जो आबादी है यह तो है ही हमारे सामने, हमारी एक ताकत तो है ही, लेकिन साथ साथ उत्तर प्रदेश की सीमा 7 राज्यों से मिलती है और एक नेपाल देश से भी मिलती है। अगर आप पूरब की तरफ जाएंगे, बिहार है, झारखंड है, वेस्ट बंगाल है या नॉर्थ ईस्ट है, तो उत्तर प्रदेश होकर के ही आपको जाना पड़ेगा। या अगर आपको मध्य भारत की तरफ जाना है तो भी उत्तर प्रदेश होकर के ही जाना है। दक्षिण भारत की तरफ भी जाना है तो भी उत्तर प्रदेश होकर के जाना है। और अगर पूरब से पश्चिम की तरफ जाना है तो भी उत्तर प्रदेश पड़ेगा। अगर दक्षिण से उत्तर जाना है तो भी उत्तर प्रदेश पड़ेगा। तो स्वाभाविक रूप से हमारे सामने एक चैलेंज इस रूप में आया। पहले हमारे स्वयं के जो प्रवासी कामगार और श्रमिक थे, दूसरा अन्य राज्यों के भी। इस दृष्टि से हमारे सामने एक यह बहुत बड़ी चुनौती थी और इसी को लेकर के मैं लगातार अपील जारी कर रहा हूं। इन्हीं को ध्यान में रख करके मैंने हर राज्य के लिए एक एक नोडल अधिकारी, आईएएस और एक आईपीएस को नोडल अधिकारी के रूप में तैनात किया। हमने लगातार संबंधित राज्य सरकारों के साथ संवाद बनाया। देश के सभी राज्य सरकारों को मैंने पत्र भी लिखा, ज्यादातर मुख्यमंत्रियों के साथ टेलीफोन से बातचीत भी की। जो भी जिम्मेदार वहां पर अधिकारी हो सकते थे उन सब के साथ हमने संपर्क बनाया, संवाद बनाया और सबसे मैंने अनुरोध किया कि उत्तर प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर रहने वाले प्रत्येक कामगार और श्रमिक की सुरक्षा और उनके सम्मान के लिए हर सब कुछ करेगी। हमारे प्रदेश के जो कामगार और श्रमिक हैं उनको लॉकडाउन के दौरान सुरक्षा और सम्मान आप लोग भी दें। अपनी क्षमता के अनुसार सभी राज्य सरकारों ने किया, लेकिन फिर भी कुछ कारण था। बहुत बड़ी मात्रा में लोगों ने वहां से अपने घरों की ओर रुख किया। अब आप अभी तक हमारे पास 12.5 लाख से अधिक कामगार और प्रवासी श्रमिक उत्तर प्रदेश में आ चुका है और आज से मैं देख रहा हूं कि लगभग 1 लाख प्रवासी कामगार और श्रमिक प्रतिदिन इस जो भारत सरकार के रेल मंत्रालय के साथ संवाद बना करके हम लोगों ने रेलगाड़ियां चलाई हैं, इन रेलगाड़ियों से ही उत्तर प्रदेश में आ रहा है। बाकी बसेस से और बाकी अन्य लोग अपने तरीके से भी आ रहे हैं।
मैंने सभी राज्य सरकारों से इस बारे में अनुरोध किया था कि जितने भी प्रवासी श्रमिक और कामगार हैं, इन्हें क्वारंटाइन सेंटर में आप रख करके अगर सूची हमें दे देंगे तो हम वहां से उठा लेंगे, वहां से उनको ले लेंगे, बसेस से उठा लेंगे, वहां से ट्रेन से फिर उनको पहुंचाने की व्यवस्था करेंगे। क्योंकि उत्तर प्रदेश में हमने अपने यहां क्वारंटाइन की क्षमता, आज के दिन पर हमारे पास 13.5 लाख से अधिक लोगों को क्वारंटाइन सेंटर में रखने की व्यवस्था है। कम्युनिटी किचन, प्रतिदिन हमारे कम्युनिटी किचन में प्रतिदिन 12 से लेकर 15 लाख फूड पैकेट बन रहे हैं। हम लोगों ने पहले इस बारे में कहा कोई व्यक्ति भूखा नहीं रहना चाहिए यूपी में। उसको जिसको भोजन चाहिए उसको भोजन दीजिए, जिसको खाद्यान्न चाहिए उसको खाद्यान्न दीजिए। सर, ये इसमें बहुत से नंबर ऐसे हैं जो महाराष्ट्र से आ रहे हैं, देख रहे हैं महाराष्ट्र से आने वाले श्रमिक बहुत ज्यादा नंबर ज्यादा हैं, लेकिन उनके साथ में एक समस्या ये है कि वहां पर जिस तरीके से कोरोना का रूप हम लोग देख रहे हैं, अभी तक हमारे गांव उत्तर प्रदेश में सुरक्षित है। बहुत कुछ आप लोगों ने बहुत कुछ मेहनत करके इसको अभी तक बचा के रखा है। आपको नहीं लगता अगर ये कहीं गांव तक पहुंच जाए तो कितनी बड़ी आप लोगों के लिए चुनौती होगा कि इसको रोक पाना? देखिए, वह प्रवासी कामगार और श्रमिक हमारा अपना भाई है और वह हमारी ताकत भी है। वह अपनी रोजी रोजगार के लिए वहां गया था और रोजी रोजगार की दृष्टि से वह व्यक्ति जब वहां पे काम कर रहा है, आज उसके सामने संकट आया है, तो स्वाभाविक रूप से ये हमारा दायित्व बनता है कि हम उसके संकट के साथ खड़े हों। हम लोगों ने अपना वह दायित्व निभाया है। हम इस आधार पर उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते कि उसके कारण यहां पे कोरोना आएगा। ये संकट है, ये हम भी जान रहे हैं, लेकिन वह स्वयं भी संकट में है और इसलिए उसके संकट के साथ खड़ा होना ये हमारा नैतिक दायित्व बनता है। इसलिए उसकी सुरक्षित और सम्मानजनक वापसी ये आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है और इसीलिए हम लोगों ने जितने भी हमारे प्रवासी कामगार और श्रमिक आ रहे हैं, इन्हें हम सुरक्षित ट्रेन से या बस से जिले में ले जा रहे हैं, जिले में पहुंचा रहे हैं, जिले में क्वारंटाइन सेंटर में रख करके वहां उनके भोजन, वहां पे उनके सारी सुविधाएं उन्हें दी जा रही हैं। फिर हेल्थ चेकअप करने के बाद जो व्यक्ति स्वस्थ है उसे बसेस से खाद्यान्न देकर के उसके घर तक पहुंचाने का कार्य हो रहा है। जिसमें थोड़ी भी संदिग्धता है उन्हें वहां रख करके उसका फिर आगे चेकअप किया जा रहा है, सैंपल लिए जा रहे हैं और उन्हें फिर आवश्यकता पड़ने पर हॉस्पिटल में, कोविड हॉस्पिटल में भर्ती किया जा रहा है। सामान्य बीमारी है तो फिर नॉन कोविड हॉस्पिटल में उसका उपचार किया जा रहा है। ये स्क्रीनिंग की कार्रवाई भी हो रही है, खाद्यान्न भी उपलब्ध कराया जा रहा है, भोजन की व्यवस्था भी दी जा रही है। हमने अकेले कोविड हॉस्पिटल में अब तक 55,000 बेड उपलब्ध कराए हैं यूपी में। हमारे पास इसकी भी कमी नहीं। उत्तर प्रदेश के सभी 75 जनपदों में वेंटिलेटर की सुविधा हम दे चुके हैं, इसमें भी कोई समस्या नहीं। लेकिन हमारे सामने समस्या है जो लोग पैदल चले आ रहे हैं अन्य राज्यों से, और सड़क से कोई व्यक्ति आए तो उसको कोई वहां पर सुविधा भी दे दे, जो खेतों के माध्यम से, नदियों के माध्यम से या फिर पहाड़ के माध्यम से उतर करके आ जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में वो पहाड़ के रास्ते से उतर करके दूसरे रास्ते से आ जा रहे हैं, प्रशासन को पता नहीं लग पा रहा है। इसी प्रकार से हरियाणा में वे यमुना जी के अंदर से घुस करके दूसरे रास्ते से आ जा रहे हैं। और भी जगह ये समस्याएं पैदा हो रही हैं। हम लोगों ने इसीलिए अपील जारी की है और मैं फिर भी अपील करूंगा सभी अपने प्रवासी कामगार और श्रमिकों से कि उत्तर प्रदेश सरकार अब तक 12.5 लाख से अधिक प्रवासी कामगार और श्रमिकों को उत्तर प्रदेश में सुरक्षित लाई है, सम्मानजनक ढंग से लाई है। किसी के सामने कोई समस्या यहां उत्तर प्रदेश में नहीं है, न उसके सामने भोजन की समस्या है, न रहने की समस्या है, न उसके पास खाद्यान्न की समस्या है, क्योंकि हमने हर एक व्यक्ति को खाद्यान्न की व्यवस्था भी दे दी है, उसको हम भरण पोषण भत्ता भी दे रहे हैं, उसको हम यहां पे हर प्रकार की सुविधा दे रहे हैं। इसलिए समस्या वो नहीं, समस्या वह है जब वो पैदल चल रहा है। और मुझे इस बात पर वो है कि पैदल चलने में लंबी दूरी तय करने पर व्यक्ति डिहाइड्रेशन का शिकार हो सकता है, उसके स्वास्थ्य के साथ वो खिलवाड़ कर रहा है, कतई न करे। जब सरकार ला रही है, इतने दिन उन्होंने धैर्य रखा है, इस समय धैर्य रखें, हम उनको लेकर के आएंगे, सुरक्षित व्यवस्था देंगे, निःशुल्क व्यवस्था देंगे।
वह किसी दलाल के चक्कर में न पड़े। जब सरकार सुरक्षित व्यवस्था दे रही है, निःशुल्क व्यवस्था दे रही है, तो किसी को पैसा न दे। एक दूसरा, जो लोग टू व्हीलर से, साइकिल से, टू व्हीलर से, थ्री व्हीलर से या ट्रकों से भर के आ रहे हैं, पिछले 3 दिनों में ट्रक से बहुत एक्सीडेंट हुए हैं। उत्तर प्रदेश में भी, मध्य प्रदेश में भी, अन्य राज्यों में भी हुए हैं। ये बहुत दुखद लगता है। वो आ रहा है घर में सुरक्षा के लिए, और सुरक्षा हम दे रहे हैं। मैं कह रहा हूं इसको कि केंद्र और राज्य सरकार, केंद्र सरकार ने इतना अच्छा पैकेज दिया है, हर एक व्यक्ति के कल्याण के लिए दिया है। क्यों हम चिंता कर रहे हैं? थोड़ा धैर्य रखें, हम उन्हें सुरक्षित उनके घरों तक पहुंचाएंगे। और मैंने इसीलिए लगातार मैंने प्रशासन से कहा, कल मैंने शाम को स्पेशली बैठक की थी, चीफ सेक्रेटरी को, डीजीपी को, एसीएस होम को और अन्य अधिकारियों को बुलाकर के मैंने बहुत सख्ती से इस बात को कहा। मैंने कहा कोई पैदल नहीं चलना चाहिए, कोई टू व्हीलर और थ्री व्हीलर से भी नहीं चलेगा, कोई ट्रक से भी नहीं परिवहन करेगा। उत्तर प्रदेश में जहां पे भी कोई प्रवासी कामगार और श्रमिक घुसता है, अगर अगल बगल के राज्य सहयोग नहीं भी करते हैं, उत्तर प्रदेश में प्रवेश करते ही आप उसको अपने क्वारंटाइन सेंटर में उस जिले में ससम्मान लेके जाएं। उसको पानी दीजिए, भोजन दीजिए, उसका हेल्थ चेकअप कराइए, फिर बस बुक करिए। हर एक जनपद में हमने एडिशनल ये 10,000 जो परिवहन निगम की बसेज हमने लगाई, इसके अलावा भी हर जनपद से हमने कहा है कि 200 बसेज अतिरिक्त आप रखिए अपने पास, और उसमें इन प्रवासी कामगार और श्रमिकों को उनके गृह जनपद तक पहुंचाने का कार्य करिए, जिससे गृह जनपद में उन्हें क्वारंटाइन सेंटर में ले जाकर के फिर उनका हेल्थ चेकअप किया जा सके, और फिर उनको खाद्यान्न का पैकेट देकर के उनके घरों तक पहुंचाने की व्यवस्था हम कर सकें, जिससे होम क्वारंटाइन में रह सके। हम लोगों ने प्रदेश के अंदर हर ग्राम पंचायत में निगरानी समिति भी गठित कर दी है। सर्विलांस हो रहा है, एक जगह एक व्यक्ति की जानकारी ली जा रही है, जिससे कम्युनिटी इन्फेक्शन न फैले। हमने विपरीत परिस्थितियों में भी उत्तर प्रदेश में काफी हद तक कोरोना को कंट्रोल किया है, जिससे उत्तर प्रदेश के लोगों को हम एक अच्छा, सुरक्षित और स्वस्थ माहौल दे सकें। और मैं फिर इस बात को कहूंगा कि आज मैं फिर सभी प्रवासी कामगार और श्रमिकों से अपील करूंगा, वे पैदल न चलें, टू व्हीलर, थ्री व्हीलर या ट्रकों से यात्रा न करें। वे जहां हैं वहां रुकें। हमें हमारे नोडल अधिकारियों को बता दें। हमने जन सुनवाई पोर्टल तैयार किया। उस जन सुनवाई पोर्टल के आधार पर हम प्रतिदिन 1 लाख से ज्यादा लोगों को तो केवल श्रमिक एक्सप्रेस के माध्यम से उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों में और जनपदों में पहुंचा रहे हैं। तो फिर चिंता किस बात की? समय लग सकता है। देखते हैं आपको सुबह से लेकर रात तक आपकी लगातार मीटिंग्स होती हैं, आप रिव्यूज करते हैं, लेकिन बावजूद इसके जब इस तरीके के दृश्य सामने आते हैं तो कितना आपको अफसोस होता है, मतलब चिंता भी होती होगी कि जब आप लगातार लगे हुए हैं, समीक्षा भी आप कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि पूरी तरह संतुष्ट हैं आप जो समीक्षा कर रहे हैं? आप सुबह से लेके रात तक मीटिंग्स भी कर रहे हैं, इस पर चिंता भी कर रहे हैं, जिस उत्तर प्रदेश को आपने अब तक इतना बचा के रखा। देखिए, ये मेरी जिम्मेदारी है और मुझे अपनी नैतिक दायित्वों का निर्वहन करना है। हर हाल में हम उसको करेंगे, लेकिन मुझे उस प्रवासी कामगार की समस्या को और श्रमिक की समस्या को भी जानना है, देखना है, क्योंकि वह इस समय संकट में है। क्योंकि बहुत सारी जगह कुछ लोग ऐसे हैं जिनको श्रमिकों को उद्योगों में जहां काम करते थे वहां मानदेय नहीं मिला। देखिए, हमने लॉकडाउन के दौरान उत्तर प्रदेश के अंदर अपने 96 से 98% श्रमिक और कामगारों को उनका मानदेय लॉकडाउन के दौरान, बंदी के दौरान